स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का सैंपल मॉक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके सेम एसएससी के पैटर्न पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए ये आपके सैंपल मॉक तैयार किए जा रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का जो ये पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ दिया जाता है। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता कब दी गई? तो जो दुर्गा पूजा है ये फेमस फेस्टिवल है किस राज्य का? तो ये वेस्ट बंगाल का ये फेमस फेस्टिवल है और इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में कब मान्यता दी गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो है 2021 में दुर्गा पूजा को ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्जा दिया गया और ये 14वीं साइट थी। अगर हम भारत में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो साइट है वो टोटल 15 हैं और जो 15वीं साइट लेटेस्ट जोड़ी गई वो 2023 में गरबा को जोड़ा गया था। किसको? जो आखिरी है 15वीं, उसको गरबा को जोड़ा गया था। और अगर हम बात करें योग को, तो 2016 में जो है वो योग को जोड़ा गया और जो 2017 में आपका जोड़ा गया वो कुंभ को जोड़ा गया 2017 में। अगर यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट और विश्व धरोहर स्थल। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत साइट है ये आपकी 15 है, जिसमें जो आखिरी बनी है लेटेस्ट वो गरबा है और 14वीं जो है वो आपकी दुर्गा पूजा है। और यहीं पे विश्व धरोहर स्थल भी आते हैं, तो वो आपके कितने हैं? तो वो आपके 42 हैं, जिसमें कि 34 आपकी कल्चरल है, 7 जो है वो आपकी नेचुरल है और जो एक है वो आपकी मिक्स्ड साइड है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो जो खासी नृत्य शैली होती है इसका संबंध किस राज्य से है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर जो है वो आपका मेघालय है। इस नृत्य शैली का संबंध जो है वो आपका मेघालय से है। अगर हम मेघालय के अन्य नृत्य और लोक नृत्यों की बात करें तो जिसमें आता है आपका लाहो नृत्य आ जाता है, सादा सुख जो त्यौहार मनाया जाता है सादा सुख, और बहंदी खलम ये आपके मेघालय में प्रमुख त्यौहार और नृत्य शैलियां हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। तो आप सभी लोगों को बता दें, जो हमारी स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज ई बुक है उसको आप सभी लोग परचेज कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। इसमें 50 प्लस इम्पोर्टेंट एसएससी के जो टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके को देखते हुए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं के बेस पर इस ई बुक को तैयार किया गया है। और ये आपके रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और ग्रुप डी के जितने भी एसएससी एग्जाम्स हैं और रेलवे के ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग इसको परचेज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो भीमसेन जोशी का जो संबंध है ये आपका किस घराने से है? तो उसका राइट आंसर होगा किराना घराना। किराना घराना जो है इससे जो भीमसेन जोशी का संबंध है। अगर हम किराना घराना की बात करें तो ये मुजफ्फरनगर यूपी में ये आता है आपका किराना। कहाँ पे आता है? तो ये मुजफ्फरनगर यूपी में आपका किराना पड़ता है। तो इसका यूपी से संबंध हो गया इस घराने का। अगर हम इस घराने के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है? तो इस घराने के जो संस्थापक है वो आपके हैं करीम खान। कौन है? तो करीम खान जो है वो आपके किराना घराना के संस्थापक हैं और किराना घराना से ही भीमसेन जोशी का संबंध है। अगर हम अन्य नाम देखें किराना घराना से तो आपके आते हैं बलदेव सिंह बाली। क्या नाम आता है? बलदेव सिंह बाली। और एक अगला नाम आता है आपका उपेंद्र भट्ट का। उपेंद्र भट्ट ये आपके किराना घराना से संबंधित नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो निखिल बनर्जी है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सितार।
सितार से जो है वो निखिल बनर्जी का संबंध है। अगर हम सितार से अन्य महत्वपूर्ण नाम की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है हरशंकर भट्टाचार्य का। हरशंकर भट्टाचार्य, और बहुत फेमस नाम है पंडित रविशंकर प्रसाद और विलायत खां। ये आपके जो है वही सितार से संबंधित नाम है। एक तो निखिल बनर्जी हो गया, हरशंकर भट्टाचार्य, पंडित रविशंकर और विलायत खां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो जो पोंगल उत्सव है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पे तमिलनाडु के न्यू ईयर की बात करें तो वो कौन सा है? तो जो आपका पुंथुडू है, पुंथुडू, ये तमिल का नव वर्ष है। तमिलनाडु का ये नव वर्ष है पुंथुडू। और यहाँ पे एक और जो त्यौहार मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है चित्राथी। चित्राथी और जलीकट्टू भी तमिलनाडु से ही संबंधित है। क्या? जलीकट्टू, ये भी आपका तमिलनाडु से ही संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जो आपका पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, ये आपका पहला जो हॉकी वर्ल्ड कप था ये 1971 में खेला गया था। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका स्पेन है। स्पेन में आपका पहला हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया था 1971 में। और जो 1971 का वर्ल्ड कप था वो आपका स्पेन ने ही जीता था। किसने जीता था? स्पेन ने। और यहाँ पे जो रनर अप रहा था वो पाकिस्तान आपका रनर अप रहा था। अगर हम बात करें 2023 के वर्ल्ड कप की, तो 2023 का जो वर्ल्ड कप था, 2023 का वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो उड़ीसा, भुवनेश्वर, मतलब जो उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर शहर है, इसमें 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। और इसमें जो विनर रहा वो कौन रहा? तो जर्मनी इसमें विनर रहा। और रनर अप टीम कौन सी रही? तो जो बेल्जियम थी, बेल्जियम इसमें रनर अप रही। अगर हम 2026 के होस्ट की बात करें, 2026 के हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट कौन करेगा? तो जो आपके बेल्जियम और नीदरलैंड हैं ये आपके 2026 के हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये टेनिस के बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। और इसमें से पूछा गया है कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन जो है वो आपका टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका विंबलडन जो था वो 1877 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन आपका कब स्टार्ट हुआ था? तो यूएस ओपन जो है वो आपका 1881 में इसकी शुरुआत की गई। और फ्रेंच ओपन जो है ये आपका 1891 में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सबसे नया है ये टेनिस टूर्नामेंट में, इसको आपका 1905 में शुरुआत की गई थी। अगर हम इसमें बात करें तो जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये आपका कहाँ पे खेला जाता है? तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन जो है ये भी आपका, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो आपका विंबलडन है ये आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और जो फ्रेंच ओपन होते हैं ये आपके सॉइल पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्रेंच के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं। और गोरे लोगों को क्या है, मिट्टी से बहुत चिढ़ होती है। तो इसको आप फ्रेंच ओपन को ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्रेंच ओपन जो है वो सॉइल पर खेला जाता है और विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पर। बाकी यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन आपके ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन कस्टडी, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक आपकी अभी एसएससी एमटीएस में पूछी जा चुकी है। इन स्टडी किसकी पुस्तक है? तो ये जो आपकी पुस्तक है ये आपकी अनीता देसाई की पुस्तक है। ये यहाँ पे किरण देसाई लिखा हुआ है। तो ये इन कस्टडी जो पुस्तक है आपकी, ये आपकी अनीता देसाई के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगर हम इसमें बात करें तो अनीता देसाई की एक और पुस्तक है, वो कौन सी पुस्तक है? तो जो अनीता देसाई की एक और पुस्तक है वो है फास्टिंग फीस्टिंग। कौन सी है? फास्टिंग और फीस्टिंग, ये आपकी अनीता देसाई की एक और पुस्तक है। अगर हम यहाँ पे किरण देसाई की बात करें
किरण देसाई। तो इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये आपकी अनीता देसाई की पुस्तक है। और इसको बुकर प्राइज़ कब मिला? तो इसको जो बुकर प्राइज़ है इसको 2006 में बुकर प्राइज़ दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2006 में ये किरण देसाई की पुस्तक को इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज़ दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये पंडित नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अगर हम इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं देखें तो 9 दिसंबर को क्या हुआ था? तो जो 9 दिसंबर को आपकी संविधान की प्रथम सभा, इसकी संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था और इसी समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पे अध्यक्ष बनाया गया था। और जो 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया था। कब? 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया था और 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से सदस्य बनाया, इसका अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे वो आपके माउंटबेटन जो थे वो आपके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और अगर हम वही उपाध्यक्ष की बात करें तो वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जो थे वो आपके कैबिनेट मिशन के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें कुल महिलाएं कितनी थी? तो उसमें जो महिलाएं थी वो आपकी 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राग ऐतिहासिक काल में मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ पर मिला था? तो जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें मानव का जो कंकाल था, मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये जो आपका जीवाश्म था ये आपका हथनौरा में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? हथनौरा में ये आपका प्राप्त हुआ था। और ये कब मिला था? तो 1982 में इसको ASI के द्वारा यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको प्राप्त किया गया था। और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो 1861 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ASI की स्थापना की गई। अगर हम भीमबेटका की बात करें तो ये आपकी MP में स्थित है। लोथल जो कि बंदरगाह है ये आपका गुजरात में स्थित था। और दमदमा जो है ये आपका UP में स्थित है, दमदमा। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो अगर राज्य की हम बात करें तो जो राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है वो आपकी गुजरात की है, सबसे लंबी तटरेखा। और यहाँ पे अगर हम देखें इसको सबसे तटरेखा जो है वो याद करने का क्या है? तो ये GATM से याद हम इसको रख सकते हैं। GATM से इसको याद रख सकते हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो सबसे इस ऑप्शन में सबसे कम है वो महाराष्ट्र की दी गई है। तो ये GATM से आप इसको याद रख सकते हैं। गुजरात की जो कोस्टल लाइन है वो 12 से 14 है। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें सबसे कम कोस्टल सीमा किसकी है? तो वो आपकी गोवा की आ जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर राज्यों में बात करें तो वो आपकी गुजरात की होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, जो समुद्री तट है वो भारत के कितने राज्यों से लगता है? तो ये 9 राज्यों से समुद्री तट साझा होता है भारत के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग करता है? तो ये आपका होगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय। जो 9 डिग्री चैनल है आपका वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। अगर हम भारत और श्रीलंका की बात करें तो ये जो आपका पाक जलडमरू मध्य है, पाक स्ट्रेट जिसको भी बोलते हैं, तो ये आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो ये आपका 10 डिग्री चैनल है जो सेपरेट करता है। और मालदीव और मिनिकॉय ये आपका 8 डिग्री चैनल है जो इसको सेपरेट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैग्नॉट लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित सीमा? ये आपका MTS में भी पूछा जा चुका है प्रश्न। तो ये किन 2 देशों के बीच की सीमा है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैग्नॉट लाइन ये सीमा साझा होती है। अगला है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है? तो जल और वसा में, तो ऐसे याद रख सकते हैं, वसा यानी कि वसा में जो विटामिन घुलनशील होती है वो आपकी होती है कीड़ा, वसा यानी कि फैट। और वाटर में जो सॉल्युबल होती हैं, वाटर में जो घुलनशील होती हैं वो आपकी होती हैं B और C।
तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी जल में घुलनशील है, तो बी और सी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए एंड सी दोनों, लेकिन जो के है वो आपकी वसा में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जीडी बिरला अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो जो 1991 में जीडी बिरला अवार्ड की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार कब खत्म कर दिया गया, तो ये आपका 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया गया, लेकिन ये चीन से इन्होंने जारी रखा। 1813 के जो ये नियम आया था, तो इसमें एकाधिकार खत्म तो कर दिया गया, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये व्यापार अपना चीन से जारी रखा। अगर हम 1813 की बात करें तो यहाँ पे ही ये आपका जो प्रश्न था ये CHSL में पूछा गया था कि कब शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी, तो ये 1813 में ही शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। और ईसाई मिशनरीज जो आए भारत में, कौन, ईसाई मिशनरी, ये आपके 1813 में ही ईसाई मिशनरीज आए। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है ये आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 93। अगर हम 79 की बात करें तो इसमें संसद दी गई है, और 80 में जो है आपकी राज्यसभा, और 81 में आपकी लोकसभा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो जो मानव के द्वारा सर्वप्रथम अनाज युक्त मतलब अनाज का प्रयोग किया गया था वो कौन सा था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका जौ। जौ सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयुक्त अनाज था, इसको प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है, तो जो भारत में गरीबी का आकलन करता है वो नीति आयोग की कार्य समिति होती है, यानी कि नीति आयोग का जो वर्किंग ग्रुप होता है वो भारत में गरीबी का आकलन करता है। NSO ये क्या होता है, तो NSO जो होता है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और CSO क्या होता है, यह आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है। NSO और CSO को मिलाकर ही कब 2019 में मॉस्पी की स्थापना की गई। किसकी, मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो मिनिस्ट्री थी आपकी मॉस्पी जिसकी स्थापना की गई 2019 में, इसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और गृह मंत्रालय की अगर हम बात करें तो जो गृह मंत्रालय का दायित्व होता है वो आपका जनगणना यानी कि सेंसस कराने का दायित्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, 2024 का दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये आपकी जो जवान मूवी थी इसको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगर हम इसी में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो जो बेस्ट एक्टर थे और बेस्ट एक्ट्रेस, तो बेस्ट एक्टर इसमें शाहरुख खान बने और नयनतारा, ये जवान मूवी के ही दोनों एक्टर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ICC अवार्ड 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द अवार्ड का अवार्ड दिया गया था ICC 2023 का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो जो गरीबी हटाओ ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो 1974 से 1978 तक चली। इस समय इंदिरा गांधी आपकी प्रधानमंत्री थी। तो जो इसका टारगेट था वो 4.4 था, 4.4% इसका टारगेट था, लेकिन अचीव कितना किया गया, तो 4.8% इसमें अचीव किया गया। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य कृषि पर निर्भर था, मतलब कृषि के जो साधन थे उनको विकसित करना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही आपका जो था वो स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट हुआ था। कब हुआ था, नहीं ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसके समय आपका स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। और चौथी पंचवर्षीय योजना के समय जो स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इसको किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है,
तो कौन सी फसल जो है वो रबी की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा धान। धान जो है वो आपकी रबी की फसल नहीं है। बाकी चना, गेहूं और सरसों जो है ये आपकी रबी की फसल है। और रबी की फसल को बोने का समय क्या होता है? तो अक्टूबर से नवंबर जो होता है वो आपका रबी की फसल का बोने का समय होता है। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि स्टैटिक जीके की आप ई बुक जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग स्टैटिक जीके के सेक्शन में स्कोर बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ज़रूर परचेज़ करें। मात्र 49 रुपये ही प्राइस है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करा दी जाती है। जो ये प्रश्न हमने कराए हैं इनका मॉक टेस्ट देने के लिए और भी जो एसएससी जीडी के सैंपल मॉक है फ्री ऑफ कॉस्ट और डेली करंट अफेयर, इनका मॉक देने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आप एसएससी जीडी के और भी सैंपल मॉक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।